बेसिक केमिस्ट्री में जो क्लास 10th और क्लास 12th का कंबाइन हम पढ़ा रहे थे, आज उसका ये अंतिम क्लास है। आज क्लास बिल्कुल बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा, और फिर आज के बाद जो केमिस्ट्री की क्लास होगी उसमें हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आपको सिखाएंगे, है ना। तत्व का वर्गीकरण कैसे किया गया, ये क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए, 11th भी पढ़ सकते हैं इसको, है ना। सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12th में आप जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आनी चाहिए आपको, ठीक है। और 11th में तो पूरा लेसन ही है, और 10th में भी पूरा लेसन है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त अगर आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से जो है काफ़ी क्वेश्चंस बन के आते हैं, और उसमें 50 क्वेश्चन जो होता है वो साइंस का होता है। साइंस में 25 क्वेश्चन फिजिक्स का, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता है। तो 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो आते हैं वो भी जो है आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे तो वो समझ में आता जाएगा। चलिए, कल हमने बताया था आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, SPDF के रूप में। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 भरते हैं, है ना। इसके तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते गए थे, ओके। लेकिन इसी में जो है जैसे सीक्वेंस जो हमने बताया था, एक क्या कहते हैं, एक तरीका बताया था, एक पैटर्न बताया था कि पहले किसको भरते जाएंगे, वो डायगोनली वाला, उस हिसाब से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया होगा, है ना। तो उसमें एक 29 का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराया था, 29 का भी आप लोग किए होंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ओके, 3p6, फिर उसके बाद आपका 4s2, 3d9। ये 29 आप लोगों ने, सब लोगों ने किया होगा, है ना। अब आप लोगों को बता दें हम कि जो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने हमारे दिए गए पैटर्न के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही किया है, लेकिन जो एक्चुअल में होता है वो गलत है, जी सर, है ना। हम केवल डी उपकोष की बात कर रहे हैं, डी पे ध्यान दीजिएगा, डी का या कोई भी हो, है ना। आप कक्षक की बात करते हैं, डी उपकोष की बात करते हैं, यस होता है, पी होता है, और सॉरी यहाँ से बना के दिखाते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है, और क्या होता है, एफ होता है। एस में कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होता है। पी में कितने होते हैं बताइएगा जरा। पी में 3 कक्षक हम बताए, जिसमें और उसके बाद डी में कितने कक्षक होते हैं भैया, 5 कितने कक्षक होते हैं अभी बता रहे हैं, 3, 4 और 5। और एफ में कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, छोटा छोटा बना दिए हम, ओके जी। अब देखिए ध्यान से, ये इतने कक्षक होते हैं, प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 जी। लेकिन भरने का जो तरीका होता है, पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं जी, फिर जब इसको युग्मित करते हैं तो उनके जो दिशा होती है ना, स्पिन डायरेक्शन जो होती है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, चक्रण की दिशा उल्टा कर देते हैं जी सर। देखिए, अब उपकोष इलेक्ट्रॉन भरे जाने के आधार पर 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं ना। एक अस्थायी अवस्था होती है और एक अस्थायी अवस्था होती है जी सर। अस्थायी अवस्था, है ना, अस्थायी अवस्था। अस्थायी अवस्था जब उसके सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है, अस्थायी अवस्था होता है पूरे। और अस्थायी अवस्था कम से कम एक ऑर्बिटल खाली हो, है ना, जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से ना भरा हो, तो कौन सी अवस्था होती है, अस्थायी। अस्थायी अवस्था 2 प्रकार से प्राप्त होती है, एक अर्ध अस्थायी अवस्था होती है और दूसरी पूर्ण अस्थायी अवस्था। अर्ध अस्थायी अवस्था का मतलब जब वो एक इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हो, और पूर्ण अस्थायी अवस्था का मतलब वो जब 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हो, है ना। एक इलेक्ट्रॉन से या तो भरा हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हो, तब वो जाकर के किस अवस्था में आता है, अस्थायी। अदरवाइज जो क्या किस अवस्था में होता है, अस्थायी अवस्था में। जैसे ये अस्थायी अवस्था में, समझ में आया ना। ये आपका किस अवस्था में है, अस्थायी अवस्था में। ये किस अवस्था में पहुंच गया, अस्थायी अवस्था में। बात समझ में आई ना जी। जितने भी उपकोष होते हैं वो सभी क्या करते हैं, अपने अस्थायी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अर्धस्थायी हो चाहे पूर्ण अस्थायी हो, है ना जी। अगर नहीं है, अब जैसे ये हो गया जी,
ये अस्थायी अवस्था हो गया। जी। अस्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहेगा, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या करना चाहेगा, लेना चाहेगा। जी हाँ। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अपने बगल वाले ऑर्बिटल से कहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। अब बगल वाला कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है वो पहले चेक कर लें। यस के पास कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये अस्थायी अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब भी तो अस्थायी अवस्था है। यानी कि ये लेगा किससे, अगर इसके बगल में यस है तो उससे एक, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था जी। अब ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना ये 3 पूरा कर लेगा। अब दोनों अस्थायी अवस्था में हो गए। यानी कि अस्थायी अवस्था को पूरा करने के लिए जो उपकोष हैं वो अपने बगल किस उपकोष से इलेक्ट्रॉन लेंगे, यस से। किससे लेंगे, एस से, यस उपकोष से। और सभी ले भी नहीं पाते। पी उपकोष नहीं ले सकता क्योंकि यस और पी के बीच की दूरी जो होती है ज्यादा होती है। और जब यस के करीब, यस के पास में डी होता है तो उसके उपकोष के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। इसलिए डी जो है यस से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कौन ले सकता है, डी ले सकता है और कुछ कंडीशंस में एफ ले सकता है। पी भी ले सकता है लेकिन उसके लिए तब फिर हमें बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब ये पी जो है यस से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। यानी कि तब यस इलेक्ट्रॉन पी को दे पाएगा, है ना। लेकिन सामान्य अवस्था में या तो डी लेगा या तो एफ लेगा। किससे, यस से। अगर डी और एफ के बगल में पी है तब नहीं ले सकता। अभी डी की बात हम चलो करते हैं, यहाँ पे डी की बात करते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, डी में कितने कक्षक होते हैं, आपने अभी बताया 5 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 1 5 कक्षक होते हैं, ये अभी आप लोगों ने हमको बताया जी। अब ये डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका पहले ऐसे एक एक भर लेंगे। कितना भर लिए भैया, 5। कितना भर लिए, 5। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो गया, 7। ये कितना हो गया, 8। ये कितना हो गया, 9। एक आयुग्मित है। आयुग्मित का मतलब अभी ये अस्थायी अवस्था में नहीं, अब ये अस्थायी हो गया। अगर ये इकट्ठू एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है केवल, अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अस्थायी अवस्था में पूरा हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है लेकिन किससे ले सकता है, यस से। और यस उसके बगल होगा तभी इसमें यस है ना बगल में, कोई यहाँ हाँ कभी कभी ना कि अवधि महाशय बड़े उबाल मार के निकल जाती है। चलिए देखिए, अब यहाँ यस डी के बिल्कुल बगल में है ना, डी में यस में कई इलेक्ट्रॉन है, 2। तब ये दोनों नजदीक होते हैं तो डी बोलते हैं भैया ऐसा है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दीजिए, हम भी अस्थाई और तुम भी अस्थाई। तो ये जो होता है डी इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो अब ये डी अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 3D10। और तब उसका ऊर्जा स्तर घट जाएगा और वो पहले आ जाएगा और P4S1 क्या हो जाएगा, बाद में चला जाएगा। अब ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s1, ये आपका करेक्ट हो गया, ये आपका गलत था। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन, अपवाद। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या बोलते हैं, अपवाद। तो अपवाद कहाँ कहाँ मिलेगा, जब D4 हो और उसके पहले कौन हो, यस, या D9 हो और उसके पहले क्या हो, यस। इसी तरीके से F में F कितना होता है, या तो 6 हो, F में 6 हो और उसके पहले क्या हो, यस। F में कितने हो, 13 हो और उसके पहले क्या हो, यस। लेकिन मैक्सिमम टाइम F में नहीं मिलते हैं तो किस में मिलते हैं, डी में, है ना। D4 और D9 जहां भी पहुंचेगा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रूप से करते जाइएगा। अगर 3D9 यहाँ पहुंचा, 3D9 पहुंचा तो तुरंत पहले आप उसको 10 बनाइए और फिर उसके बाद जो उसके बगल यस है तो उसको वहां पे कर, लेकिन उसके बगल यस होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से 24 का चलिए देखिए, 24 का क्या करते हैं आप लोग, 24 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 3p6 4s2 3d4, ये 24 हो गया। D4 आ गया, फिर ये अस्थायी अवस्था में पहुंच गया। अब इसको अस्थायी अवस्था में लाने के लिए 3d5 करेंगे और 4s1। कई बुकों में तो यही दिया है, कई बुकों में ये दिया गया है। तो आप लोग ज्यादातर आप ये करिएगा, हमने क्या बताया कि उपकोष की 2 अस्थायी अवस्थाएं होती हैं, एक अर्ध वाला और एक पूर्ण वाला। अर्ध कब होगा, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हो, और पूर्ण कब होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हो। तो आज ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो है पूरी तरीके से आप लोग समझ में आ गया,
है ना। वो जो क्रम बनाए थे उस क्रम के आधार पे आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और अपवाद भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए एक चीज और हम आपको सिखाते हैं, है ना। चलिए देखिए आज हम आप लोगों को और कुछ सिखाते हैं। आपने परमाणु संरचना के लिए पढ़ा था, परमाणु संरचना में आधुनिक परमाणु संरचना आप पढ़े थे, ठीक ना। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला जो आपका बनता है, पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कोश होता है जी। परमाणु का पहला पार्ट कोश होता है। वो आप समझ लीजिए कि प्याज कैसे छिलके निकालते जाइए तो उसका लास्ट जो है बिल्कुल जो बीच में बचता है वो सेंटर, वो न्यूक्लियस हो जाएगा और उसके चारों तरफ जो होंगे वो सेल और ये सारी चीजें मिलकर बनेंगी। कोश जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, उपकोश से। और उपकोश जो होता है उसमें किससे मिलकर बना होता है, कक्षक में। और ये कक्षक में क्या पाए जाते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हो गया ना जी। ये इतने तरीके से परमाणु संरचना बनी थी जी। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स वृत्तीय कक्षकों में या जो भी है अपने कक्षकों में घूमते हुए ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, है ना। उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं, ठीक ना। वो उत्तेजन अवस्था और निम्नतम अवस्था इस तरीके से होती है ना। उत्तेजन संक्रमण और निम्नतम संक्रमण इस तरीके से होता है। उत्तेजन संक्रमण में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, निम्नतम संक्रमण में ऊर्जा अवशोषित करेगा, इस तरीके से होता है ना। ये जो है हम आप अगर इंटर में पढ़ चुके होंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक चैप्टर था उसमें पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आप जो है आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे चलिए देखिए सीखिए आप कुछ। इलेक्ट्रॉन जो है ये वृत्तीय कक्षकों में घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। इनके ऊर्जा जो अवशोषण या उत्सर्जन होता है उसको जो ऊर्जा या अवशोषण होता है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम की छोटी इकाई जो होती है वो फोटान होती है। क्या होती है, फोटान होती है। और फोटान ऊर्जा को जो मीजर करते हैं, जिसमें व्यक्त करते हैं, उसको क्वांटा कहते हैं, है ना। क्वांटा। अब क्वांटा और क्वांटम दो होता है। क्वांटम होता है सिंगुलर नंबर और क्वांटा होता है प्लूरल नंबर। जैसे बैक्टीरिया और बैक्टीरियम, बैक्टीरियम क्या होता है, सिंगुलर नंबर, बैक्टीरिया क्या होता है, प्लूरल नंबर। तो ऐसे क्वांटम, तो इनकी ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा को किस में व्यक्त करते हैं हम लोग, क्वांटम में व्यक्त करते हैं। समझा ना, किस में व्यक्त करते हैं, क्वांटम में। अब उस क्वांटम ऊर्जा का जो है व्यक्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की मतलब ऊर्जा को हम किस में व्यक्त करते हैं, क्वांटम में। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, देखो परमाणु में कोश, कोश में उपकोश, उपकोश में कक्षक और कक्षक में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति देख रहे हैं कहाँ है ना जी, जाके कक्षक में। कक्षक किसमें, उपकोश में। उपकोश किसमें, कोश में। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसको स्पेक्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। स्पेक्ट्रम की छोटी इकाई फोटान ऊर्जा होती है, उसका नापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, क्वांटा होती है, क्वांटम होती है, ठीक ना। अब केमिस्ट्री में ही इसकी ऊर्जा और स्थिति को निश्चित करने के लिए एक संख्या का विकास किया गया जिसको हम बोलते हैं क्वांटम संख्या। इस क्वांटम संख्या कहाँ से आई, वही जो बता रहे थे क्वांटम एनर्जी से। क्वांटम एनर्जी जो फोटान की एनर्जी होती क्वांटम में नापी जाती, वहीं से क्या आ गई, क्वांटम संख्या। बात समझ में आई ना, क्वांटम नंबर। अब इसको 11th जब चैप्टर पढ़ाएंगे 11th के उस लेसन में तो और डिटेल से बताएंगे और बढ़िया से बताएंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि क्वांटम नंबर्स। अब अगला टॉपिक हमारा है क्वांटम नंबर्स किससे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का बोध कराए उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, है ना, मुख्य क्वांटम संख्या। ओके, फिर उसके बाद जो है दूसरा है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। और फिर उसके बाद है तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना, क्वांटम संख्या। और फिर उसके बाद है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या ना, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम। मुख्य, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण, उसी क्रम में हो गया। मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करेगा, उपकोश को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्वांटम नंबर लेंगे, और कक्षक को प्रदर्शित करने के लिए क्या, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए चक्रण। बात समझ में आ गई ना। फिर से क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं,
क्वांटम संख्या, अभी एक दिन और क्लास चलेगी, थोड़ा विस्तृत हो गया, एक दिन अभी जो है बेसिक केमिस्ट्री का और क्लास चलेगा। आप लोग घर पे जो है बैठ करके 10th और 12th का बेसिक केमिस्ट्री हम भेज रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि जब हम 10th क्लास और 12th क्लास जब अलग अलग हम स्टार्ट करें तो ये चैप्टर आपका बहुत बढ़िया क्लियर होना चाहिए। चलिए देखिए, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का बोध कराने वाली संख्या को हम बोलते हैं क्या? क्वांटम संख्या। और ये क्वांटम संख्या कहाँ से मिली है? क्वांटम ये शब्द कहाँ से मिला? क्वांटम एनर्जी से। और क्वांटम है क्या? क्वांटम क्या है? फोटॉन की ऊर्जा की इकाई है, मतलब मात्रक है। और फोटॉन क्या है? स्पेक्ट्रम की छोटी इकाई है। जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा 3-3 किरणों के बंडलों के रूप में होता है, किरणों के बंडलों के रूप में। उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। जो हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी छोटी इकाई क्या होती है? फोटॉन होती है। अब यही फोटॉन मिल करके किसका निर्माण करते हैं? स्पेक्ट्रम का। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश में स्पेक्ट्रम, रंगों का स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे, ऐसे ऊर्जा का भी स्पेक्ट्रम होता है ना? वो इंटर में है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम था। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब हाइड्रोजन में गए तो वहां पे ऊर्जा का स्पेक्ट्रम था। ओके, और फिर उसके बाद रंगों का स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब वही समझ लीजिएगा कि ऊर्जा से ही समझ लीजिए कि रंगों और ऊर्जा के हिसाब से ही बांटा जाता है। तो ये आपका हो गया फोटॉन। और फोटॉन की ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू होता है। और इसकी एनर्जी को जो है किसमें मेजर करते हैं हम लोग? क्वांटम में, है ना? क्वांटम। और आप आजकल एक जानते होंगे क्वांटम फिजिक्स का भी नाम आता है। क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वांटम फिजिक्स। तो वो क्वांटम फिजिक्स आवेशित कणों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जाएं जो होती हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग? क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। या प्रकाशिक ऊर्जा जो होती है उसका हम क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। समझ में आया ना? तो अभी ये वहीं से क्वांटम शब्द मिला और ये उसके लिए बना दिया गया। तो क्वांटम संख्या का जो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का बोध कराने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या। ओके, ये कितने प्रकार के होते हैं? 4। मुख्य, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या। ओके, अब मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या में ध्यान दीजिएगा। मुख्य क्वांटम संख्या इसे n से प्रदर्शित करते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम l से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से प्रदर्शित करते हैं। और चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। n, l, m और s से प्रदर्शित करते हैं। ये मुख्य क्वांटम संख्या हो गई, ये द्विगंशी हो गई, और ये चुंबकीय और ये चक्रण क्वांटम संख्या। बात समझ में आ गई ना? अब इनमें क्या रिलेशन है वो हम आपको समझाते हैं। ओके, मुख्य क्वांटम संख्या कोष की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। इसका मान या तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अंकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं या फिर के, एल, एम, एन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। फिर आइए द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये उपकोषों की संख्या को प्रदर्शित करता है और इसका मान किस पे डिपेंड करता है? n के मान पर। और n बराबर होता है n-1 शून्य सहित। ओके, मतलब शून्य सहित। अभी हम बता रहे हैं, जैसे n बराबर सपोज करिए 3 रखा गया है, तो n बराबर 3 अगर रखेंगे तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? शून्य सहित। ऐसा लिखते चलिए। अभी 3 में से 1 गया, कितना आ गया? 2 शून्य सहित। शून्य सहित का मतलब ये लेकर के 2 आया जी। शून्य सहित का मतलब ये शून्य से लेकर के 2 तक की संख्याएं। बोले तो क्या? 0, 1, 2। बात समझ में आया ना? ऐसे अगर सपोज करिए कि n बराबर आपने 4 रखा, n बराबर 4 है, तो l बराबर कितना आएगा? 4 में से गया क्या? 3, 0 सहित। तो 0 से लेके 0, 1, 2, 3 संख्याएं। बात समझ में आ गई ना? फिर उसके बाद चलिए चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये किस पे डिपेंड करता है? l के मान पर। और m बराबर होता है -l से +l तक शून्य सहित। -l से +l तक शून्य सहित। अच्छा, चाहे +l से -l तक शून्य सहित लिखिए, वो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जैसे l बराबर मान लीजिए 2 दिया गया है, तो m का मान जो होगा वो -2, -1, 0, +1, +2। ऐसे l बराबर अगर 3 दिया गया है तो कितना होगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये हो गया आपका। ओके, ये m की वैल्यू होगी। ये किसको प्रदर्शित करेगा? कक्षक को।
ओके। जी। फिर उसके बाद आता है चक्रण, जी। ये यस होता है, जी। ये प्रत्येक यम के लिए होता है, हाँ ये जी। यम के मान पर डिपेंड करता है, और यम के प्रत्येक मान के लिए इसका मान होता है प्लस माइनस 1/2। दो। अब चलो इसको हम सिखाते हैं आपको, ठीक ना। यल का मान आप लोग एक चीज याद रखिएगा, यल किसको प्रदर्शित करता है? उपकोष। उपकोष कितने होते हैं? एस PDF पी डी एफ। चार। इनके लिए नंबर जो है उपकोष चारे प्रकार के होते जी। हैं। इनके लिए यल डेफिनिट होता है। यस के लिए यल का नंबर 0, 0 पी के लिए 1 डी के लिए 2 2 और एफ के लिए 3 3। क्लियर हुआ? जी। 0 1 2 3 अच्छा, अब अगर हम यम की वैल्यू निकालें, इसके लिए यम की वैल्यू निकालें, ठीक ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो ये केवल कितना आएगा? 0 आएगा ना। 0 एक ही संख्या मिली, जी। इसमें कितना कक्षक हो गया? एक एक। कक्षक। जय नंबर यम का मिलेगा उतना कक्षक, इसलिए बताया गया यस उपकोष में क्या कक्षक? एक एक। कक्षक। यस उपकोष में क्या कक्षक? एक। 1 पी का कितना है? एक। एक। अगर इसके लिए यल बराबर ये 1 है, जी। तो यम बराबर कितना निकलेगा? -1 -1, 0 प्लस प्लस 1। एक। अब तीनों नंबर के लिए एक एक कक्षक बना लीजिए, जी तो सर। पी में क्या कक्षक निकले? 3 पी में कितने कक्षक निकले? तीन। 3 कक्षक ना। अभी यही तो हम बताए थे, पी उपकोष में 3 कक्षक। डी में कितना है? 2 2। डी बराबर कितना है? यल बराबर 2 है ना। जी। अब इसके लिए अगर हम यम निकालेंगे कितना आएगा? -2 प्लस सॉरी -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। अब सभी नंबर्स के लिए एक एक ऑर्बिटल बना दीजिए, जी सर। 5 तो कितना ऑर्बिटल बना? 5 ऐसे एफ के लिए 3 आएगा तो 7 बन जाएगा, जी। 7 कक्षक बन जाएगा। समझ में आया ना? जी। तो ये आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या होगी। यल के लिए एक चीज याद रखिएगा, यस के लिए हमेशा क्या होता है? 0। पी के लिए 1, डी के लिए 2 और यल के लिए सॉरी एफ के लिए कितना होगा? 3 बाकी हम तो निकाल ही लेंगे। जी। सर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चारों क्वांटम संख्याएं, ये आप लोग वीडियो पुश करके लिख लीजिएगा। अब चारों क्वांटम संख्याओं को निर्धारित कैसे किया जाता है वो जल्दी जल्दी बता दें, तो कल के वीडियो में आपको समझाना आसान हो जाएगा। जैसे आपने लिखा है 3D7, जी सर। जी। ओके। जी। इसके लिए हमें जो है क्वांटम नंबर निर्धारित करने हैं, तो कैसे बनाएंगे, इसका पूरी व्याख्या कैसे करेंगे ये समझिएगा। ये हमेशा जो भी है, जो भी उपकोष दिया गया होगा, वो नीचे का जो नंबर होगा जी। वो नंबर आपका मुख्य क्वांटम संख्या होगा। जी। यानी n बराबर यहाँ पे कितना है? 3 ऐसे मान लीजिए कि आपका 4D7 होता तो n बराबर कितना होता? 4 5D10 होता तो भी 5 यहाँ पे n बराबर तो n बराबर कितना 5 होता? 5 होता। लेकिन यल बराबर कितना होगा यहाँ पे? 7 डी के लिए यल बराबर अभी सिखाया था, यस के Yes, लिए 0, पी 0, के लिए 1, डी के लिए कितना होगा? 2। 2 ये याद रखना दिमाग में। जी सर। और यहाँ पे इसके लिए कितना होगा? यल बराबर 2। दो। यहाँ भी यल बराबर कितना होगा? 2। यन की वैल्यू कुछ भी हो, नीचे का नंबर कुछ भी हो, यल की वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। जी सर। जी। क्लियर हो गया? अब फिर उसके बाद आप यम बराबर क्या रखेंगे? यन कोष हो गया, यल उपकोष हो गया। जी। फिर उसके बाद यम बराबर कक्षक। यल बराबर अगर 2 है, जी। सपोज यल बराबर 2 है, तो ये कितना होगा? -2 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। और सभी के लिए एक एक क्या हो जाएगा आपका? कक्षक हो जाएगा, ऑर्बिटल हो जाएगा। जी सर। ठीक। जी। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 7 तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 और 7। अगर इसका कहे तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताइए, तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन मार्क करिए आप, पहला, दूसरा, तीसरा। ये इलेक्ट्रॉन है तीसरा। 1 अब इसके लिए जो है चारों क्वांटम संख्या चलो लिखते हैं। तो पहला नंबर तो ये हम बना रहे हैं, यन बराबर कितना आएगा? 3। यल बराबर कितना होगा? 2। लेकिन यम बराबर जो उसके ऊपर नंबर लिखा होगा 0 और यस बराबर अगर चिन्ह ऊपर है तो वो +1/2 होगा, और अगर चिन्ह नीचे है तो वो कितना होगा? -1/2। हमने बताया था यस बराबर +-1/2 होता है। जी। ओके। अब चलिए ठीक है, क्वेश्चन और दिखाते हैं हम आपको। जैसे आपका बोला जाए 5F14 में 9वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। जी सर। कितना? 9वें इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर कितना होगा? 5 n बराबर कितना होगा? 5 5 होगा। फिर उसके बाद यहाँ से यल बराबर कितना होगा? 3 यफ के लिए याद रखिएगा जी। कितना होगा? 3। और फिर उसके बाद यम बराबर कितना होगा? -3 -3 सॉरी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3।
ये कितने ऑर्बिटल बन गए इसके? 7 ऑर्बिटल बन गए, 7 ऑर्बिटल्स बन गए। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन आप ये मान के चलिएगा पॉलिटेक्निक में 100% आएगा, और आपका 11th जो पढ़े होंगे वो तो रहेगा ही, इंटर का जब आप पी ब्लॉक पढ़ रहे होंगे उससे भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके। ये ब्लॉक बनाना, सॉरी ऑर्बिटल्स बनाना, उसमें इलेक्ट्रॉन भरना, ये जरूर सीख लीजिएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 और 14 चौथे इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, नवें। नवा इलेक्ट्रॉन का। नवा इलेक्ट्रॉन मार्क करिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इलेक्ट्रॉन आपका जो है कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? नवा इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसी के लिए चारों क्वांटम संख्या, तो ऊपर से गिनते आइए। n बराबर कितना होगा? 5 होगा। 5 इसके कोई और मान नहीं हो सकते। जी। l बराबर कितना होगा? 5 l बराबर कितना होगा? 3। तीन। l बराबर कितना होगा? तीन। 3। m बराबर कितना होगा? नवा m इलेक्ट्रॉन बराबर आपने 3। ये मार्क दो। किया, ऊपर दिखा गया है, 2 वो -2। दो। ओके, और फिर उसके बाद इसका चिन्ह नीचे है, जी। तो यस की वैल्यू कितनी आएगी? -1/2। अगर ऊपर होता तो क्या होता? +1/2। +1/2। ठीक ना? जी। कल इसी चीज को एक बार और थोड़ा सा हम दोहराएंगे, और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करा करके ये बेसिक केमिस्ट्री का जो पार्ट होगा वो कल जाके खत्म होगा, कल के वीडियो में खत्म होगा। फिर उसके बाद हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पी ब्लॉक और ये सारी चीजें पढ़ाते रहेंगे। ओके, समझ में आया ना? जी। ओके, थैंक्स।